Okay. Now, the topic is that we have to understand how changing temperature, changing pressure, and changing concentration shifts the equilibrium of a reversible reaction and why. Okay. So, in this regard, the first and the most important aspect is ली शैटलर्स प्रिंसिपल. देखो, ली शैटलियर ने एक फंडामेंटल प्रिंसिपल डिफाइन किया जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी चेंज को जब आप इम्पोज करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन पे तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होता है. ठीक है. तो देखो यार, ली शैटलियर का बड़ा बेसिक सा स्टेटमेंट था. ली शैटलियर मेड इट वेरी इजी फॉर पीपल टू रियलाइज के इक्विलिब्रियम राइट पे शिफ्ट होगा या लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, जिसको हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड भी कहते हैं. तो व्हाट ही सेड बड़ा सिंपल सा है. मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ कि ये प्रिंसिपल ना तुम्हारी जिंदगी के प्रिंसिपल से भी बड़ा मिलता जुलता है. वो प्रिंसिपल क्या है? जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना, भाई शोर मत मचाओ, तो वो और ज्यादा शोर मचाते हैं. हम उन्हें कहते हैं बेटा ये काम नहीं करना, तो कहते हैं आपकी ऐसी की तैसी, हम तो यही काम करेंगे. ठीक है. तो जिस चीज के लिए उनके कहा जाता है, जो जो उन पे इम्पोज किया जाता है, वो हमेशा उस चेंज को अपोज करते हैं, उसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं. दिस इज व्हाट ली शैटलियर्स प्रिंसिपल इज. रिवर्सिबल रिएक्शन भी ऐसे ही करते हैं. व्हेन वी इम्पोज अ चेंज, अच्छा ज़ाहिर है चेंज क्या है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर या कंसंट्रेशन. तो ली शैटलियर सेड कि जब आप कोई चेंज इम्पोज करते हैं ना रिएक्शन के ऊपर, इक्विलिब्रियम विल ऑलवेज शिफ्ट. ठीक है, सच दैट कि वो आपके चेंज को अपोज करे. शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू अपोज दैट चेंज. ओके. चलो अब इसको एक एक करके अप्लाई करते हैं. पहले टेम्परेचर पे अप्लाई करते हैं, फिर प्रेशर पे अप्लाई करते हैं, फिर कंसंट्रेशन पे अप्लाई करते हैं. लेट्स अप्लाई द चेंज टू टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. ठीक है. अच्छा, सपोज करो, लेट्स से, अच्छा ये इफेक्ट में ए आएगा, ए इफेक्ट. ठीक है. चलो देखो, सपोज करो ये रिएक्शन है, हेबस प्रोसेस, वेरी फेमस. इसका फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो होता है और इसका बैकवर्ड रिएक्शन एंडो होता है. यू मस्ट नो दिस, क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस का रिएक्शन है, ये तुम्हें पता होना चाहिए. देखो इसका डेल्टा एच जो होता है ना, नेगेटिव होता है, एंड डेल्टा एच ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द फॉरवर्ड रिएक्शन. सो हेबस प्रोसेस का फॉरवर्ड इज एक्सो एंड बैकवर्ड इज एंडो. नाउ अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बच्चों बेसिक फंडामेंटल रूल है, इसको याद कर लो. जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ली शैटलियर्स प्रिंसिपल सेज के ये उसको अपोज करेगा. तो जो तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, यानी इन अदर वर्ड्स आप एनर्जी देंगे ना, जरा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट करना पड़ेगा, तो रिएक्शन फौरन क्या करता है, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है. एंड वी नो कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस फेवर होते हैं जब हीट एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन होते ही वो हैं जिसके अंदर यू हैव टू गिव हीट, यू हैव टू प्रोवाइड हीट. So the moment you increase the temperature by providing energy, the reaction will shift towards endothermic side. उसकी endothermic side favor हो जाती है. ठीक है. अच्छा, इसको मैं बच्चों को समझाने के लिए यूं भी सिखाता हूँ कि देखो तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो ना, तो रिएक्शन कहता है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, मैं कम करूंगा. कैसे कम करूंगा? हमें पता है ना, जब एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर होता है, जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है. ये तो एंडो की एक ऑब्जर्वेशन है कि सराउंडिंग टेम्परेचर कम होता है जब एंडोथर्मिक होता है. तो आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो रिएक्शन क्या करेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करेगा, ताकि आपके आपके इफेक्ट को अपोज कर सके. ठीक है. दिस इज जस्ट टू रिमेम्बर, ये एग्जाम में लिखते नहीं है, ये याद रखने के लिए. ठीक है. तो इस एग्जाम्पल में एंडोथर्मिक साइड कौन सी है, बैकवर्ड. तो हम ये कहेंगे कि एंडो रिएक्शन बैकवर्ड या लेफ्ट, इसको बैकवर्ड या लेफ्ट कहना चाहिए, लेफ्ट. और बैकवर्ड इन दिस एग्जांपल इज फेवर्ड बिकॉज हीट इज एब्जॉर्ब. तो जाहिर है आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और फेवर होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन. एक तरीके से कॉन्सेप्चुअली समझो तो तुम मेरे भाई हेल्प कर रहे हो ना एंडोथर्मिक रिएक्शन को, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन होते ही कब है, जब आप हीट देते हैं. एंडोथर्मिक का बिल्कुल प्राइमरी मीनिंग क्या है?
reaction in which heat is absorbed. So by increasing temperature, you're actually helping the reaction to favor the endothermic side. ठीक है, by providing heat. अच्छा, वाइस वर्सा, जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं ना, जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑपोजिट एक्सो फेवर होगा. इस केस में उसको फॉरवर्ड या राइट और फॉरवर्ड रिएक्शन. अच्छा, इसको भी जरा मैं आप लोग को पहले एक्सप्लेन कर दूं ना, इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दूं. देखो, इसको समझो. तुम जब टेम्परेचर कम करते हो, पहले तो लेट्स बिल्कुल एक बेसिक लेमैन लैंग्वेज की बिल्कुल जाहिल वर्ड्स के अंदर मैं आपको समझा दूं, याद रखने का ही अच्छा तरीका है. तुम जब टेम्परेचर को कम करते हो तो ली शैट्स प्रिंसिपल ये कहता है कि रिएक्शन आपको अपोज करे. तो सिंपल है यार, याद रखने के लिए. तुम टेम्परेचर को कम करोगे, रिएक्शन कहेगा कि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा. और वो कैसे बढ़ा सकता है, तुम्हें पता है कि वो हीट रिलीज करता है. और हीट रिलीज कब होती है, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. तो याद रखने के लिए बस यूं याद रखो, तुम टेम्परेचर कम करोगे तो रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाएगा. कैसे, हीट रिलीज करके, यानी एक्सोथर्मिक साइड को फेवर करके. अच्छा, अब ये तो बिल्कुल एक चलो बच्चों वाला आर्ग्यूमेंट है ना, ये साइंटिफिकली कोई बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट तो नहीं है, ये तो सिर्फ समझने के लिए है. सॉरी. अच्छा, अब इसका साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट क्या है, देखो मैं आप लोगों को जरा एक बात समझाता हूं. ठीक है, आप जरा एक चीज एग्जाम्पल में देखे, आपको जरा इसको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करता हूँ. तो सर्दियों में अगर हम एक हाफ स्लीव टी शर्ट पहन के लेट्स सपोज खड़े हो जाएं ग्राउंड में, शदीद सर्दी है, तो आपको ठंड महसूस होगी, विल फील कोल्ड. बट अगर आप वही टी शर्ट पहन के गर्मियों में ग्राउंड में खड़े हो जाएं तो आपको इनफैक्ट ठंड क्या बल्कि गर्मी लगेगी. अब ये बेसिकली प्रिंसिपल क्या है, बिल्कुल बेसिक फिजिक्स है. बच्चों, होता क्या है कि सर्दियों में आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है और सराउंडिंग का कम है. जब भी ऐसा होता है ना कि आपका टेम्परेचर ज्यादा होता है और सराउंडिंग का कम होता है, तो हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर. तो आपकी बॉडी से एनर्जी निकल के बाहर जाती है, जिसकी वजह से आपको ठंड लगती है, क्योंकि योर बॉडी इज लूजिंग एनर्जी. गर्मियों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपका और सराउंडिंग का टेम्परेचर का फर्क बहुत कम होता है, या कभी कभार तो सराउंडिंग का ज्यादा भी हो जाता है. अब तो इतनी गर्मियां पड़ रही हैं, तो उल्टा सराउंडिंग से हीट आपके अंदर आएगी, या आपकी बॉडी से हीट बाहर नहीं जाएगी, तो आपको जाहिर है वो सर्दी नहीं लगती. अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन के साथ हो रहा है. देखो, जब तुम रिएक्शन का टेम्परेचर डिक्रीज करते हो ना, तो तुम एक्चुअली सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो. तो ये लॉ ऑफ बेसिकली हीट है, एक्सचेंज है, कि वो रिएक्शन क्या करेगा, वो हीट लूज करेगा टू द सराउंडिंग, एंड लूजिंग हीट टू द सराउंडिंग इज exothermic reaction. So actually, by decreasing temperature, you are forcing the reaction to release energy. ठीक है, because as I said, law of heat है कि हमेशा हायर से लोअर टेम्परेचर की तरफ एनर्जी फ्लो करती है. तो रिएक्शन जिसका टेम्परेचर हायर है वो एनर्जी लूज करेगा टू द सराउंडिंग, एंड हेंस वी से द एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड. ठीक है बच्चों, इसकी केमिस्ट्री आपको समझ में आ गई. अच्छा, अब तुमने लेट्स सपोज टेम्परेचर बढ़ाया या कम किया और फिर रोक दिया. लाइक फॉर एग्जांपल, तुम्हारा रिएक्शन हो रहा था 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तुमने टेम्परेचर बढ़ाया. जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा. अब वो किधर शिफ्ट होगा, वो जाहिर है हमें पता है, हमने अब सीख लिया कि वो एंडो या एक्सो साइड पे शिफ्ट होगा, बट बहरहाल इक्विलिब्रियम कहीं तो शिफ्ट होगा. अब तुमने बढ़ाते 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 टेम्परेचर को 35 डिग्री पे रोक दिया. ठीक है, तुमने कहा बस भाई इससे ज्यादा नहीं बढ़ाना. तो अब 35 डिग्री पे जब तुम आकर रुक जाओगे ना, तो एक नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा. हम भी कहेंगे इक्विलिब्रियम इज रीच्ड अगेन. ठीक है, बट अब जब नया इक्विलिब्रियम आएगा ना, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट डिफरेंट होंगे. जाहिर है, क्योंकि इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ था,
तो अब जब तुम उसका केपी या केसी कैलकुलेट करोगे ना, वो चेंज हो जाएगा। चेंजेस। तो इसका मतलब बच्चों याद रखो, टेम्परेचर बदलने से केपी और केसी चेंज हो जाता है। अच्छा, सिंपल बात क्या है, अगर इक्विलिब्रियम राइट साइड पे शिफ्ट होता है, फॉरवर्ड शिफ्ट होता है, तो केसी केपी बढ़ जाएंगे। और अगर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड या लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होता है ना, देखो ये, जो इफ बाय चेंजिंग टेम्परेचर ओनली द इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड या राइट, तो हम कहते हैं केपी केसी इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब वो राइट पे शिफ्ट होगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और आपको पता है कि केपी और केसी के एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट ऊपर आता है, न्यूमरेटर में आता है, ठीक है। और अगर वो बैकवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्ट पे शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम, तो फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। और आपको पता है केपी केसी के एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट डिनोमिनेटर में आता है। तो सिंपल सी बात है, जब यार रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यानी ये यू है ना, केसी या केपी, सो आपको तो ऊपर जो कंसंट्रेशन है वो जाहिर है प्रोडक्ट की होगी। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो केसी भी बढ़ेगा, केपी भी बढ़ेगा। और इसी तरीके से तुम पता, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है ना वो डिनोमिनेटर में होती है करके। तो अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो फिर ये केसी या केपी कम हो जाए, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। अच्छा, एक आखिरी बात बच्चों, ये बड़ा एक ट्रिक क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर पूछता है अक्सर एमसीक्यूज में कि व्हेन यू फॉर एग्जांपल इंक्रीज द टेम्परेचर। अब इसी एग्जांपल पे आ जाओ, ये है बस प्रोसेस वाली पे। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो बताओ रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन पे कमेंट करो। तो अक्सर बच्चे कहते हैं यार सर ने हमें सिखाया था कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो एंडोथर्मिक साइड फेवर होती है। जी बिल्कुल, मैंने ये सिखाया था। तो वो बच्चे क्या लिखते हैं, द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस एंड द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस। ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कम नहीं हो सकता। देखो हम कोलिजन थ्योरी पढ़कर आए हैं, कोलिजन थ्योरी के हिसाब से जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। बच्चों अब कहेंगे क्या आप, अब आप कहेंगे सर आप ही ने तो बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो एंडोथर्मिक साइड फेवर होती है। तो मैं उनसे कहता हूँ जी बिल्कुल, मैंने ये कहा था, मैंने ये कहा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक साइड फेवर होती है या इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है टुवर्ड्स एंडोथर्मिक साइड। मैंने एक दफा भी ये नहीं कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड का बढ़ जाता है और फॉरवर्ड का कम हो जाता है। तो आपको कहना क्या है, आप ये कहेंगे कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो दोनों का रेट बढ़ता है, फॉरवर्ड का भी और बैकवर्ड का भी। क्योंकि जाहिर है बच्चों कोलिजन्स तो दोनों के ही बढ़ेंगे ना, लेकिन एक तरफ का रेट ज्यादा बढ़ जाता है, यानी एंडोथर्मिक साइड का जो रेट होता है ना वो रिलेटिवली ज्यादा तेज हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक साइड पे शिफ्ट हो गया। ओके। ये मैं बच्चों को एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि सपोज करें कि मैं और आप में से कोई एक स्टूडेंट, हम लोग कोई गेम खेलें और हमें उस गेम में इनिशियल पॉइंट 100 मिल जाए। तो गेम का तब स्टार्ट ही 100 पॉइंट्स होता है, तो मेरे भी 100 पॉइंट हैं और आपके भी 100 पॉइंट हैं। अब जब गेम चलेगा तो ज़ाहिर है कोई एक जीतेगा एक हारेगा। अब जो जीतेगा वो ऐसा तो नहीं होगा ना कि, और जो हारेगा तो ज़ाहिर है जीतने वाले के पॉइंट्स ज्यादा होंगे, हारने वाले के पॉइंट्स कम होंगे। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकेंगे ना कि यार हारने वाले के पॉइंट 100 से कम हो गए। नहीं, आप कहेंगे हारने वाले के पॉइंट भी 100 से ज्यादा हैं, जीतने वाले के भी 100 से ज्यादा हैं, यानी दोनों के पॉइंट्स बड़े हैं लेकिन जीतने वाले के ज्यादा बड़े हैं। ठीक है, बस इसी तरह जब टेम्परेचर बढ़ाते हो ना तो रेट दोनों का बढ़ता है, ठीक है। एंडो साइड भी बढ़ती है और एक्सो साइड, दोनों फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों लेफ्ट राइट का रेट बढ़ता है, लेकिन एक तरफ का थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। ओके। और इसी तरह जब तुम टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो दोनों साइड का रेट कम होता है, बट किसी एक साइड का रिलेटिवली ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर फिर मैं आप लोगों को अगली क्लास में कराऊंगा।